रेडीनेस टू लर्न, मोस्टली लर्नर व्हाट सोसाइटी एक्सपेक्ट, करिकुलम इज यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड बाय ईच लर्नर। रेडीनेस टू लर्न का मतलब क्या हुआ, आप वही सीखते हो जो सोसाइटी ने बना रखा है, जो सिस्टम बना रखा है, समझ, जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, जो स्कूलों में सिखाया जाता है, वही सीखते हो। उसके अलावा और कुछ सीखने में इंटरेस्टेड नहीं होते। लेकिन यहाँ पर आप अपने स्किल्स पे सोसाइटी से हटके आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए जो जरूरी हो जाता है वो इसका पार्ट होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट सेंटर होता है। स्कूल टाइम पे हमारा सबसे बड़ा फोकस पता क्या होता था, अगर आप स्कूल याद करो, हमारा फोकस ये होता था पास हो, सब्जेक्ट से क्या सीख रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता। एसएससी में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या प्लासी की लड़ाई थी, क्या अकबर आया, कब हुमायूं आया, कोई लेना देना नहीं है। पेपर में उससे 5 नंबर आगे मेरे लिए हुमायूं का मतलब इतना ही है। अकबर से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे को इतना पता है कि अकबर की इस लड़ाई का जिक्र कर दिया, मेरे 6 नंबर आगे, तो मेरे लिए अकबर मतलब 6 नंबर मेरे लिए जहांगीर मतलब 8 नंबर। बस इतनी सी थिंकिंग होती थी। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो, आप मैच्योर हो जाते हो, तो आप प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस करते हो। यहाँ पर मोटिवेशन बाहरी होती है और यहाँ पर इंट्रिंसिक होता है। अब ये पॉइंट आप लोग पहले पढ़ चुके। देखो यूथ के अंदर ना पैडागोजी और एंड्रागोजी का एक मिक्सचर है, और ये ह्यूटागोजी, मतलब अडल्ट तो पूरा ह्यूटागोजी के अंदर चला जाता है। ये यूथ है ना भाई, फीचर्स है इसके अंदर, कुछ चीजें आप पैडागोजी की भी ऐड कर सकते हो, कुछ चीजें एंड्रागोजी की भी ऐड कर सकते हो। एंड्रागोजी और पैडागोजी के फीचर्स को मिला के हमारे पास यूथ लर्नर बनता है, और जो अडल्ट लर्नर है इसके अंदर आप पूरे का पूरा जो ह्यूटागोजी का कंसेप्ट है आप उस पर फोकस करते हो, ह्यूटागोजी के फोकस पे फोकस करते हैं। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई एज लिमिट की बात हो रही है। देखो यार, ये कोई कंफर्म नहीं होता, इस चीज को समझ लीजिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पैडागोजी कौन सी क्लास के बच्चों तक होगा, सर फिर एंड्रागोजी कौन से बच्चों तक। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाले कंसेप्ट है। ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग। कोई पेपर में नहीं पूछा जाएगा कि अच्छा जी एंड्रागोजी की एज बताओ, बच्चे थोड़ी है, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिनके स्टैंडर्ड फिक्स ही नहीं है। जैसे कंप्यूटर की जनरेशन है, कंप्यूटर की जनरेशन है। अब कंप्यूटर की जनरेशन आप इंटरनेट पे देखोगे तो 10 अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से दी हुई। किसी ने बोला पहली जनरेशन 1940 में आई थी, कोई बोला 1943 में आई थी, कोई बोला 1947 में आई थी, कोई बोला 1950 में आई थी। तो पेपर में भी वो चीजें नहीं पूछी जाती जिसको लेकर कंफ्यूजन होती है। यहाँ पर जो सवाल पूछा जाता है वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का होता है, समझ रहे हो? रेडीनेस टू लर्न का मतलब होता है यूथ लर्नर। जो एंड्रागोजी या फिर पैडागोजी में बच्चे वही सीखते हैं जितना उनको सिखाया जाता है, जो उनको सिखाया जाता है। लेकिन अडल्ट लर्नर होता है वो खुद से अपने करियर पे, अपने स्किल्स पे ज्यादा फोकस करता है, अपने करियर पे, अपने स्किल्स पे ज्यादा। अब आते हैं, देखो अडल्ट लर्नर होते हैं, यूथ लर्नर है वो सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, कोर्स खत्म करने पे ज्यादा फोकस करते हैं। और जब हम इस एज में होते हैं ना तो बड़ा आगे के बारे में बड़ा सोचते हैं, यार मैं बड़ा होकर अच्छा जब मेरी 10वीं होगी तो मैं 11वीं में साइंस रखूंगा, अच्छा उसके बाद फिर मैं मेडिकल करूंगा, उसके बाद फिर मैं पायलट का पेपर देके जहाज उड़ाऊंगा। बड़े ख्याली पुलाव बनाते हैं या नहीं बनाते? इसी एज में बनाते हैं, यूथ में। अडल्ट में तो जाके ये होता है कि भाई कहीं पे भी हाथ पल्ला लग जाए, कहीं पे फंस जाए, वही काफी होता है। जब हम यूथ में होते हैं तो हमारा वही करियर, भाई क्या क्या नहीं सोचा होता, मैं पायलट बनूंगा, मैं नासा में जाऊंगा, मैं यह करूंगा, मैं वो करूंगा। और जब अडल्ट हो जाते हैं तो भाई कहीं 10,000 पे कोई जॉब मिल जाए, भाई कोई 10,000 की जॉब भी मिल जाए वही काफी है, कैसी भी मिल जाए मैं वो भी कर लूंगा, तो फर्क पड़ जाता है। ये फ्यूचर को बड़ा सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। अडल्ट पे डिपेंड करते हैं इंस्ट्रक्शंस के लिए, नई इन्फॉर्मेशन को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो अडल्ट होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, वो प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करते हैं, उनको रिजल्ट की ज्यादा जरूरत होती है, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, नई इन्फॉर्मेशन को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करते। आप उनको बोलते कि अच्छा ऐसा तो है, ऐसा तो नहीं, थोड़ा सा बताओ, ऐसा तो नहीं, थोड़ा सा बताओ, ऐसा है क्या है। देन आता है एक्सेप्ट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ देयर ओन लर्निंग। अपनी लर्निंग की रिस्पांसिबिलिटी खुद उठाते हैं, अपनी लर्निंग की रिस्पांसिबिलिटी खुद उठाते हैं कि मैं इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, तो मैं इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूं। ऐसा लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन बेस्ड ऑफ लर्निंग स्टाइल। अब हर लर्नर का सीखने का अलग तरीका होता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो देख के सीखना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे सुन के, कुछ बच्चे एक्सपीरियंस करके, है ना, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। जैसे मैं ऑडियो में इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं या तो लिखा हुआ पढ़ के खुश हूँ या मैं वीडियो पे ज्यादा खुश हूँ। मेरे को ऑडियो से चीजें समझ नहीं आती, मेरे को या तो सामने वीडियो चल रही हो या मेरे पास बुक हो, मेरे को ऑडियो से उतना समझ नहीं आता। ये समझ लीजिए कि मेरा फोकस नहीं हो पाता ऑडियो के केस। बहुत सारे लोग हैं वो ऑडियो सुनते, मैं इवन की इसी वजह से मैं कभी किसी बुक की ऑडियो समरी सुनता ही नहीं हूँ, मैं पढ़ता हूँ उसको, क्योंकि हर ऐप के अंदर ब्लिंकिस्ट हो या फिर कोई भी हो, पॉडकास्ट भी होता है तो भी मैं सबटाइटल साथ में ऑन करता हूँ।
तो इस वजह से तो हर लर्नर का अलग अलग तरीका है सीखने का। अब ये वैसे आज तक पेपर में तो कभी पूछा नहीं गया, लेकिन थोड़ा सा इसको एक बार देख लेते हैं। फेडलर और सिल्वरमैन ने लर्निंग स्टाइल के दो अलग अलग लेवल्स दिए हैं। एक श्वास दिया है, एक साइड पे श्वास दिया है और दूसरी साइड पे IVR। उसने बोला कि हम शिफ्ट होते रहते हैं, हम शिफ्ट होते रहते हैं। जैसे सबसे पहले सेंस समझ रहे हो ना, 5 ज्ञान इंद्रियां के थ्रू सीखते हैं, फिर हम देख के सीखते हैं, फिर एक्टिवली उसका पार्ट बनते हैं और फिर उस नॉलेज को एक सीक्वेंस में लगाते हैं, फिर उसको एक सीक्वेंस में लगाते हैं। समझ रहे? मतलब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, फिर भी एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना। आज तक पूछा तो नहीं गया, लेकिन कुछ भरोसा नहीं। सेंस करोगे, फिर विजुअल्स आएंगे, फिर ऑडियो आएगा, फिर सीक्वेंशियल आएगा। और इसी का दूसरी क्लासिफिकेशन क्या आ जाएगी? सेंसी को इंट्यूशन के अंदर, विजुअल को वर्बल के साथ, एक्टिव को रिफ्लेक्टिव के साथ और सीक्वेंशियल को ग्लोबल के साथ, एक सिस्टम। इसी तरीके से लिख लेना और दिमाग में बिठाने की कोशिश करना। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं है। तो यहाँ से सवाल है तो कॉमन सेंस वाला ही मोस्टली आता है। अब लर्नर स्टाइल, बच्चे कैसे कैसे सीख सकते हैं? विजुअल का मतलब गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं है। यहाँ से सवाल है तो कॉमन सेंस वाला ही मोस्टली आता है। अब लर्नर स्टाइल, बच्चे कैसे कैसे सीख सकते हैं? विजुअल का मतलब देख के सीखना, कुछ लोग देख के सीख लेते हैं, वीडियो देख लिया, विजुअल्स जो कुछ सामने उनके चल रहा है उससे सीखते हैं। म्यूजिक और ऑडिटरी मतलब भैया सुन के सीखना। वर्बल शब्दों का इस्तेमाल करना, वर्बल दोनों हो सकते हैं, लिखे हुए भी हो सकते हैं, बोले हुए वर्ड भी हो सकता है, उठाने की कोशिश करना, सीख सकते हैं। म्यूजिक काइनेटिक बोलो लैंग्वेजेस और सीक्वेंशियल को तो डांस होता है वो तो फिजिकल मूवमेंट के थ्रू सीखते हैं, गेस्टर्स के थ्रू सीखते हैं। जैसे डांस वगैरह होता है वो किस तरीके से होता है? वो फिजिकली होता है। बोलो, जो डांस होता है वो तो फिजिकली होता है ना। लॉजिकल मैथमेटिकल, कुछ बच्चे वो छोटे छोटे सवाल निकाल के सीखते हैं। कुछ लोग होते हैं वो अकेले रह के सीखना पसंद करते हैं और कुछ लोग हैं वो ग्रुप में रह के सीखना पसंद करते हैं। कुछ लोग हैं वो ग्रुप में रह के सीखना पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं वो अकेले रह के सीखना पसंद करते हैं। तो डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, ग्रुप में भी और अकेले रह के। अगर आप अकेले रह के देखो, अगर आप अकेले रह के पढ़ सकते हो ना तो आप जिंदगी में कोई भी काम कर सकते हो। तो ग्रुप है वो आपको टीम वर्क तो सिखाता है, लेकिन अगर आप अकेले रह के पढ़ सकते हो, अकेले रह के सीख सकते हो, अकेले जिंदगी जी सकते हो, तो आप अनकॉन्शियसली अपने दिमाग के अंदर, अपने अंदर इतने सारे स्किल्स को डेवलप कर रहे हो जो आपको आगे चल के बहुत हेल्प करने वाले। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, पहले नहीं होता था, पहले बड़ा अजीब लगता था मेरे को भी, लेकिन बाद में मैंने इस चीज को समझा कि अगर आप अकेले होटल में जाके खाना खा सकते हो, आप अकेले मॉल में जाके घूम सकते हो, आप अकेले शॉपिंग कर सकते हो, तो जिंदगी में कोई भी काम कर सकते हो आप। हर बार आपको कोई दूसरा बंदा नहीं मिलेगा आपका साथ देने के लिए। समझ रहे ना? हमेशा आपको कोई ना, ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाओगे आपको बहुत सारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें अकेले ही करनी पड़ेंगी। तो इस वजह से कोई काम अगर आपको अकेले करने मिल रहा है, अकेला करना पड़ रहा है, तो आप उससे भाग नहीं सकते, आप उससे डर नहीं सकते। अगर नहीं कर सकते तो एक बार करो, होटल में जाओ, एक बार अकेले खाना खा के आओ, एक बार मॉल में अकेले घूम के आओ, एक बार मार्केट से अकेले शॉपिंग करके आओ। एक बार करो ये सब, ये एक्सपेरिमेंट करो अपनी जिंदगी में। अकेले मूवी देख के आओ, सबसे जरूरी मूवी देख के आओ अकेले। ये चीजें लॉन्ग टर्म के लिए आपको फायदा देंगी, शॉर्ट टर्म में आपको शायद नहीं नजर आएगा। विजुअल हो गया, ऑडिटरी हो गया, ग्रुप हो गया, इंडिविजुअल रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है जो रिफ्लेक्ट करता है, सिचुएशंस को देखता है। इंपल्सिव, अब देखो ये भी दो चीजें आती हैं। इंपल्स का मतलब समझ लो ना, इंपल्स का मतलब होता है जो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर देते हैं, बस बातें बस। इंपल्स का मतलब होता है क्विकली। देखो अगर कुछ लोग बड़े क्विक, बड़े फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी सिचुएशन को लेकर, सोचते नहीं है। ये जैसे पोल पे आता है, जो रॉन्ग पोल वाले होते हैं वो इंपल्सिव बिहेवियर का पार्ट बनते हैं, इंपल्सिव बिहेवियर का पार्ट बनते हैं। और ये लोग गलतियां ज्यादा करते हैं, इंपल्सिव बिहेवियर वाले ना गलतियां ज्यादा करते हैं। और इसके ऑपोजिट होते हैं कौन से? रिफ्लेक्टिव। मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है।
रिफ्लेक्टिव वाले कौन से होते हैं? जो चीजों को रिफ्लेक्ट करते हैं, सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। जो क्या करते हैं? चीजों को सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। ये चाहे डिसीजन थोड़ा लेट लेंगे, लेकिन इनके एरर के, इनकी गलतियों के, मिस्टेक्स के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। एनालिटिकल का मतलब होता है एनालिसिस करना, जो अच्छे से चीजों को, अपॉर्चुनिटीज को एनालिसिस करते हैं। सो शॉर्ट टेम्पर इज आल्सो इंपल्स। मैंने कल आपको यही चीज तो सिखा रहा था। जिंदगी में इंपल्सिटी खत्म कर दो, पॉज लो हर सिचुएशन, 5 सेकंड का पॉज लो। हमारा दिमाग ऐसी तो काम करता है। आपको कोई गलत आदत है, आपको कोई ऐसी हैबिट है जिसको आप छोड़ना चाहते हो, ड्रिंक करते हो, प्रोक्रास्टिनेट करते हो, वो काम करने से पहले 10 सेकंड का ब्रेक लो। 10 सेकंड का ब्रेक लो। उस ब्रेक में डिसाइड करो मेरे को ये काम करना है या नहीं करना। कल मैंने आपको तरीका भी बताया था, वो इधर ही पड़ा हुआ होगा कार्ड, कहीं पे पड़ा हुआ, ये वाला। तो वो चीज एनालिटिकल मतलब होता है आपके सामने बहुत सारी इंफॉर्मेशन, आप उस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करते हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, एनालिसिस करते हो, उस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। ठीक। और देन आता है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब होता है जब आप आजाद परिंदे बन चुके हो, समझ रहे हो? ऑटोनोमस का मतलब जिसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है, आपको खुला छोड़ दिया है, जैसे भी सीखना है सीखो, जो सीखना चाहते हो, यू आर ऑन योर ओन। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये वही आ गया, ठीक है, पहले वाला जो जाएगा आपको पढ़ेगा। अब कॉप का एक लर्निंग स्टाइल है, इसके अंदर भी हमारे पास वही 4 चीजें हैं जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई। कॉप की लर्निंग थ्योरी ने बताया है कि हमारे पास कितने तरीके के लर्निंग स्टाइल हैं। वी हैव 4 डिस्टिंक्ट लर्निंग स्टाइल। चार तरीके के लर्निंग स्टाइल, जिसमें एक क्लासिफिकेशन है कन्वर्जर और डाइवर्जर, और दूसरी है असाइमिलेटर और अकोमोडेटर। ये तो पढ़ा हुआ है। क्या होता है असाइमिलेटर? असाइमिलेशन का मतलब वो लोग जो नई इंफॉर्मेशन को एज इट एज एक्सेप्ट कर लेते हैं। अकोमोडेटर वो होते हैं जो उस इंफॉर्मेशन को एज इट एज एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो उसको मॉडिफाई करते हैं। कन्वर्जर कौन से होते हैं? जो सब्जेक्टिव तरीके से ना सोच के ऑब्जेक्टिव तरीके से सोचते हैं, सिर्फ बनी बनाई ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेते हैं, बनी बनाई हुई ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन डाइवर्जर होते हैं जो इमेजिनेशन की दुनिया में जाना चाहते हैं। कहां पर जाना चाहते हैं? इमेजिनेशन की दुनिया में जाना चाहते हैं, चीजों को इमेजिन करना चाहते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं। तो ये कॉब ने 4 तरीके के एक्सपेरिमेंट क्या दिया है, क्लासिफिकेशन दी है। कन्वर्जर, डाइवर्जर, असाइमिलेटर, अकोमोडेटर। अब ये पढ़ा तो हुआ है बेटा, कितनी बार तो पढ़ा हुआ है। असाइमिलेटर, अकोमोडेटर। मैथ्स का कॉलम में यहां से सवाल बन सकते हैं। दे कैन आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। देन आता है फील्ड इंडिपेंडेंट और फील्ड डिपेंडेंट। फील्ड का मतलब होता है एनवायरमेंट। फील्ड इंडिपेंडेंट मतलब वो लोग जिनके ऊपर एनवायरमेंट का कोई असर नहीं पड़ रहा। फील्ड डिपेंडेंट वो जो अपने एनवायरमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं चीजों को सीखने के लिए। आपने जानी दुश्मन मूवी देखी होगी, एक बड़ी देर पहले मूवी आई थी, इसमें बड़े एक्टर इकट्ठे किए हुए थे। जानी दुश्मन मूवी ये था, उसमें ये अभी गदर आई है जिसकी सनी देओल था, और भी सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, बहुत सारे उसमें लोगों को इकट्ठा किया हुआ था, सोनू निगम था, बहुत सारे थे। हाँ, वो जानी दुश्मन वाली। तो उस मूवी में आपने एक सीन देखा होगा जहां पर वो नाच रहे होते हैं और वो तपस्या भंग कर देते हैं अमरीश पुरी की। तो जो तपस्वी लोग होते हैं ना, वो फील्ड इंडिपेंडेंट होते हैं। तो वो जो वो था ना, उसमें जो दिखाया हुआ था अमरीश पुरी, वो तपस्वी दिखाया हुआ था, वो फील्ड इंडिपेंडेंट था। उसके आसपास क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। और जो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं वो फील्ड डिपेंडेंट होते हैं, उनको असर पड़ता है उन सारी चीजों, है ना। इसका चार्ट है, इस चार्ट से आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो। जो फील्ड इंडिपेंडेंट होते हैं, जो लोग फील्ड इंडिपेंडेंट होते हैं, एबिलिटी टू ऑब्जर्व पार्ट एंड डिटेल फ्रॉम अ होल, तो वो होल से पार्ट की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो खुद से देखेंगे तो वो पूरा, पहले पूरी पिक्चर देखेंगे फिर उसके हिस्सों को देखेंगे। एबिलिटी टू ऑब्जर्व द होल पिक्चर, उसको टुकड़ों में नहीं डिवाइड करते इंडिपेंडेंट वाले, उसको पूरा पिक्चर ही देखते हैं। पर्सनैलिटी, जो लोग फील्ड इंडिपेंडेंट है तो वो क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे और कॉम्पिटिटिव होंगे, है ना, क्योंकि उनका एनवायरमेंट का कोई असर है या नहीं है, उन पे कोई इन्वायरमेंट का असर है या नहीं है। उन पे तो इन्वायरमेंट का कोई असर ही नहीं है, वो तो मोह माया छोड़ चुके हैं, तो वो तो इंडिपेंडेंट है। उनके सामने अप्सराएं भी नाच कर रही हो तो भी वो अपनी भक्ति को भंग नहीं करेंगे, इस वजह से
लेकिन ये जो पर्सनालिटी होती है फील्ड इंडिपेंडेंट वालों की, इस पे असर होता है। ये सोशली होते हैं, ये एम्पैथेटिकल होते हैं, ये सेल्फ आइडेंटिटी या दूसरे लोगों पे डिपेंड होती है। ये लोग अपनी जिंदगी में कैसे सीखते हैं? ये सिर्फ एक्टिविटीज करते हैं, खुद से सीखते हैं। लेकिन ये कैसे सीखते हैं? कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन किससे करोगे? इन्वायरमेंट में रहने वाले लोगों से कम्युनिकेशन करोगे। और फील्ड इंडिपेंडेंट में उसका भाई किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन किसके साथ करेगा बताओ? जब उसका किसी के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो कम्युनिकेशन किसके साथ करेगा? तो कम्युनिकेशन के थ्रू कहां पर सीख रहे हो? फील्ड डिपेंडेंट में। फील्ड डिपेंडेंट में। क्लियर? समझ आ गया? फील्ड इंडिपेंडेंट होता है वो इम्पर्सनल टीचिंग सिचुएशंस पे फोकस करते हैं, क्योंकि उनको किसी की जरूरत नहीं है। या दिमाग में इतनी सी चीज क्यों नहीं याद रखते? ये वो लोग हैं जिनको किसी की जरूरत नहीं है, अकेले रहना पसंद करते हैं। और ये वो लोग हैं जिनको दूसरों की जरूरत है, जो इंटरेक्शन पे भरोसा करें। यूज अ टीचर ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग, तो जो टीचर ने उनको दे दिया उसको इस्तेमाल करते हैं। और फील्ड डिपेंडेंट है वो दूसरे बच्चों के साथ मिलके टीचर जो स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज है उसमें बढ़ने की कोशिश करते हैं। करेक्टिव फीडबैक, नेगेटिव इवैल्यूएशन, ये खुद को इवैल्यूएट करते हैं। यहाँ पर फीडबैक कम होती है और नेगेटिव इवैल्यूएशन नहीं होती, क्योंकि ग्रुप का पार्ट हो तो एक बेइज्जती वाली फीलिंग हमेशा दिमाग में रहती है। स्ट्रॉन्ग इन ऑर्गेनाइजिंग एंड गाइडिंग स्टूडेंट्स लर्निंग, स्ट्रॉन्ग इन एस्टैब्लिशिंग वार्म एंड पर्सनल रिलेशनशिप। अब देखो दोनों के अपने अपने फायदे और दोनों के अपने अपने नुकसान। एक में अकेले रह रहे हो तो अकेले रहने के जहां पर बहुत सारे फायदे हैं वहां पर कुछ कुछ नुकसान भी हैं। उसी तरीके से अगर ग्रुप में रह रहे हो तो ग्रुप में बहुत सारे फायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करें। उसके बाद आता है लिसनिंग स्टाइल। अब सुनते कैसे हो? सुनते कैसे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है जब आप किसी पर्पस को लेकर सीखते हो, सुनते हो। जैसे अभी इस क्लास में आपकी एक्टिव लिसनिंग है, हाँ सर, क्योंकि जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका कोई पर्पस आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में, आपकी प्रिपरेशन में। यस सर, बिल्कुल पर्पस है, तभी तो पढ़ रहे हैं, तभी तो सीख रहे हैं, तभी तो सीख रहे हैं ना। एक्टिव लिसनिंग, क्योंकि यहाँ पर सीख के आप पेपर में अच्छा परफॉर्म करोगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो वो एक्टिव लिसनिंग हो जाएगा। दूसरा एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है किसी को अंडरस्टैंड करना। जब आप किसी दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हो, व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पीपल, जब आप दूसरे लोगों की भावनाओं को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, किसी दूसरे के की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हो, पुटिंग यूर फीट इन द शूज ऑफ अदर्स, दूसरों की सिचुएशन को समझना, कोई बंदा किस तरीके की सिचुएशन में, उसको समझना। देन इवैल्यूएटिव और क्रिटिकल लिसनिंग वहां पर होती है जहां पर आप कोई जजमेंट देते हो, जहां पर आप सिर्फ सुनते नहीं हो, आप एक जजमेंट भी पास करते हो, आप ये डिसीजन भी लेते हो कि जो सामने वाला बंदा बोल रहा है क्या वो सही बोल रहा है या वो गलत बोल रहा है। समझ रहे हो? इवैल्यूएटिव या क्रिटिकल का मतलब है कि आप ये भी डिसाइड करते हो कि जो बोल रहा है, जैसे अभी क्लास में कई बार क्या होता है, मैं कुछ चीजें वो मिस कर देता हूँ, कई बार लिखने में गलती हो जाती है, तो आप उसी टाइम पे पकड़ लेते हो, सर यहाँ पर ये लिखना था, है ना सर, यहाँ पर आपने ये बोल दिया, हो जाता है। तो वो क्या है? वो इवैल्यूएटिव लिसनिंग है कि आप अंधों की तरह मेरी बात पे भरोसा नहीं कर रहे, आप इवैल्यूएट कर रहे हो कि जो सामने वाला बंदा बोल रहा है वो सही भी बोल रहा है या नहीं सही बोल रहा है, भाई वो सही भी बोल रहा है या नहीं बोल रहा, लॉजिकल भी बोल रहा है या नहीं। और एप्रिशिएटिव का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, रिलैक्सिंग, फन, जो ये सब पार्ट्स में आ जाते हैं। जैसे आप म्यूजिक सुनते हो, जब बोर हो जाते हैं तो म्यूजिक सुनते हो, गाने सुनते हो, ये क्या है? दिस इज एप्रिशिएटिव लिसनिंग। इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एप्रिशिएशन है, इसका रीजन सिर्फ रिलैक्सिंग है, इसका रीजन सिर्फ फन है। आप उन सारी चीजों के लिए करते हो, दैट इज एप्रिशिएटिव लिसनिंग। अब ये आता है इंपल्स और रिफ्लेक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था। अब ये कैसे होता है? इंपल्स वाले लोग कौन से होते हैं? जो इमीडिएट डिसीजन लेते हैं फटाफट से, और इस वजह से एरर ज्यादा करते हैं। क्विक इंट्यूटिव होते हैं, फास्ट रीडर होते हैं, मोर मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि डिसीजन नहीं लेते, सॉरी डिसीजन बड़ी जल्दी से ले लेते हैं, स्पीड से डिसीजन ले लेते हैं, क्विक डिसीजन ले लेते हैं फटाफट, अच्छा ऐसा करना है, होगा या नहीं होगा। ये रॉन्ग पोल वाले होते हैं, जो पोल पे रॉन्ग आंसर करते हैं ना, रॉन्ग पोल वाले, जो पोल पे गलत ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, ये वो वाले लोग होते हैं। जो पोल पे गलत ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं, ये वो वाले लोग होते हैं। इस वजह से फास्ट रीडर होते हैं, इंट्यूशन आती है डिसीजन लेने की, तो ये ले लेते हैं। रिफ्लेक्टिव, ये वो वाले लोग होते हैं जो स्लो होते हैं, चीजों को डिसीजन थोड़ा सोच समझ के लेते हैं, जिनको लीडर बोर्ड पे आने की कोई जल्दी नहीं होती। इनको ये होता है कि मुझे तो सीखना है, लीडर बोर्ड पे आऊं ना आऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो लोग जो धीरे धीरे चलते हैं, जो सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ते हैं, जो मिस्टेक्स कम करते हैं, दे मेक फ्यूअर मिस्टेक्स, काफी कम मिस्टेक्स करते हैं, तो लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई बात नहीं, आराम से चलो, आराम से चलो।
आराम से चलना, कोई जल्दबाजी नहीं, सोच समझ के डिसीजन। इनको पोल पे आने की कोई जल्दी नहीं। फिर आता है विजुअल लर्नर्स। विजुअल मतलब जो देख के सीखना पसंद करते हैं। ऑडिटरी जो सुन के सीखना पसंद करते हैं। मोटर लर्नर, देखो मोटर का मतलब होता है स्किल, जो कोई काम अपने हाथों से करते हो, साइकोमोटर डोमेन बोलते हैं ना, लर्निंग बाय डूइंग, वो लोग जो किसी एक्टिविटी को करके सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपीरियंस करते हैं चीजों को, प्रैक्टिस के थ्रू क्या करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को हम लर्नर बाय मोटर स्किल्स बोलते हैं। इंट्यूसिव का मतलब होता है, जो इंट्यूसिव का मतलब समझ रहे ना, जिनको अंदर से इंट्यूशन आ जाती है। कई बार चीजों को लेके आपको इंट्यूशन आ जाती है ना, कई बार आपको ऐसी इंट्यूशन आ जाती है, यार आज ना क्लास नहीं होगी, अंदर से आवाज आती है, अंतरात्मा की आवाज होता है, अंतरात्मा की आवाज आती है, यार आज ना मुझे लग रहा है कि शायद क्लास नहीं होगी, और फिर मैं उसी केस में मैं कोई इंटरनेट बंद हो जाता है या कुछ हो जाता है, मैं क्लास रीशेड्यूल कर देता हूँ, तो बोले अरे देखा मेरी इंट्यूशन कितनी सही है, मैंने सोचा था कि आज क्लास नहीं होगी और नहीं हुई। तो वो होते हैं इंट्यूशन, अंदर से एक हंचेस आते हैं आपको, एक अंदर से एक अंतरात्मा की आवाज आती है, अंतरात्मा की आवाज आती है। देन आता है इंडक्टिव। इंडक्टिव में वही छोटी से बड़ी चीज की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हो, डिडक्टिव से बड़ी से छोटी चीज की तरफ, और रिफ्लेक्शन में क्या करते हो, अंदर की तरफ झांकने की कोशिश करते हो। क्या कर रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। इंट्रोस्पेक्ट समझ रहे हो ना, अपने अंदर की तरफ झांकने की कोशिश कर रहे हो, अपने अंदर देखने की कोशिश कर रहे हो, मेरे अंदर क्या चल रहा है, अच्छा यार ऐसा है, ओके, अंदर की तरफ देख, अपने अंदर की तरफ, अंतरात्मा की जवाब। जैसे आपके अंदर अंतरात्मा से ये आवाज तो नहीं आई होगी कि आज हमारी क्लास खत्म ही नहीं होगी, है ना। आज तो किसी को ये अंतरात्मा की आवाज नहीं आई होगी, आज तो सजा मिल रही है आपको, ये आज तो ये आपको लंबी क्लास की सजा मिल रही है, ताकि जो आके क्लास में कुछ भी बोलने लग जाते हैं, है ना। रिफ्लेक्शन, यार आज ना क्लास नहीं होगी, अंदर से रिफ्लेक्टिव, ये बनाने की कोई जल्दी नहीं। उन लोगों को हम लर्नर बाय मोटर स्किल्स बोलते हैं। विजुअल, ऑडिटरी, काइनेटिक्स, ठीक है, ये सिंपल है। ये देखो, अब जैसे इसका ये एक सिलॉज है, सिलॉज है, एक सेकंड ना, 3 पेज में हो जाए। अगर आप इस सिलोजिज्म को देखते हो तो ये वाला सिर्फ ऑडियो का है, ये वाला काइनेटिक्स का है, ये विजुअल का है। अब यहाँ पर इनको मैच किया जा रहा है। ये एक ऐसी स्टेज है, ये वाला ऐसा है जहां पर तीनों मैच हो रहे हैं, यहाँ पर तीनों मैच हो रहे हैं, कॉमन है। यहाँ पर ऑडियो और विजुअल है, यहाँ पर काइनेटिक्स और विजुअल है, और यहाँ पर ऑडियो और काइनेटिक्स। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना इस चीज को, है ना। तो ये इस सिलोजिज्म के थ्रू बताया हुआ है कि आप इसमें किसी भी कैटेगरी में फॉल कर सकते हो। यू कैन फॉल इन एनी कैटेगरी। आप एक ही तरीके से सीखने वाले भी हो सकते हो, आप 2 तरीकों से सीखने वाले भी हो सकते हो, और हो सकता है आप यहां पर फॉल करें जहां पर तीनों तरीके से सीख। ऑडिटरी का मतलब होता है बेटा ऑडियो के थ्रू सीख, ऑडियो के थ्रू सीख। ऑडिटरी का मतलब क्या होता है, ऑडियो के थ्रू सीख। जब आप लिसन कर रहे हो, आप सुन रहे हो, सुन के किसी चीज को सीखने की कोशिश कर रहे हो। थिंकिंग स्टाइल, रिफ्लेक्टिव, आरसीपीसी, आरसीपीसी। काइनेटिक्स का मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज। रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है, जब आप
सब्जेक्ट नई इंफॉर्मेशन को पास्ट के साथ। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अभी जो आपके पास नई इंफॉर्मेशन आई है उसको आप कौन सी इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ रहे हो, पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ने की कोशिश करो। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, जो नई इंफॉर्मेशन आ रही है उसको पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ रिलेट किया, दैट इज रिफ्लेक्शन। क्रिएटिव का मतलब होता है आप जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है आप उस इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर रहे हो, आप उस इंफॉर्मेशन के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो, आप उस इंफॉर्मेशन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। क्रिएटिव का मतलब यही होता है ना। क्रिएटिव का मतलब है जो आपके पास एक नई इंफॉर्मेशन आई, आप उसको अपने सोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, उसके बेसिस पे आप खुद के सॉल्यूशंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रैक्टिकल वो लोग होते हैं जो फैक्ट्स और फिगर्स पे ज्यादा भरोसा करते हैं, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे ज्यादा भरोसा करते हैं। किस पे? जिन लोगों का ज्यादा ध्यान होता है किस पे? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। और कंसेप्चुअल वो होते हैं जो एक बड़ी पिक्चर को देखते हैं। वैसे आज तक देखो यहाँ से कभी भी सवाल नहीं आया, पिछले 6 साल से हम इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं लेकिन कभी सवाल नहीं आया। लेकिन स्टिल क्योंकि अगर आप इनका एक कीवर्ड याद रख लोगे तो अगर और किसी ऑप्शन में या किसी और सवाल में इनसे हेल्प हो जाएगी तो उससे आपका 2 नंबर है वो पक्के हो जाएंगे। तो रिफ्लेक्टिव वो वाले जो प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन को पास्ट से लिंक करते हैं, क्रिएटिव वो वाले जो नई इंफॉर्मेशन में अपने सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल थिंकर वो जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे ज्यादा भरोसा करते हैं, और कॉन्सेप्चुअल थिंकर वो होते हैं जो एक बड़ी पिक्चर को देखते हैं। वो सीधा सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच जाते, वो उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू चीजें काम करें। वो उस प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिस प्रोसेस के थ्रू चीजें काम कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या है, ये आपका एक चार्ट दिया हुआ है। रिफ्लेक्टिव क्या करते हैं, क्रिएटिव क्या करते हैं, प्रैक्टिकल क्या करते हैं और कंसेप्चुअल थिंकर क्या करते हैं। ठीक है, जो इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको पढ़ाया। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, मैं ऑलरेडी इसमें से कुछ भी टर्म ऐसी नहीं है जो आपको नहीं पढ़ाया हुआ। कॉग्निटिविज्म, अडेप्टेशन मतलब किसी भी चीज को अडेप्ट करें, किसी चीज को अडेप्ट कर लेना। ऐसा होता है ना कि आप किसी जगह पर जाते हो, आप उस तरीके की एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेते हो, एडजस्ट कर लेना, किसी भी तरीके के एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेना। असाइमिलेशन भी बता दिया है, बिहेवियरिज्म भी बता दिया है, कंस्ट्रक्टिविज्म भी बता दिया है। कॉन्सेप्ट मैप का मतलब क्या होता है, जब आप चीजों को विजुअलाइज प्रेजेंट करते हो। नॉर्मली ऐसा होता है ना, कॉन्सेप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारे सब कॉन्सेप्ट होते हैं, तो ये वाला जो चार्ट होता है इसको हम कॉन्सेप्ट मैप बोल देते हैं। और वो मैप जो सेंटर से शुरू होता है ऐसे, उसको क्या बोला जाता है, ये माइंड मैप होता है। जब एक ही कंसेप्ट, देखो माइंड तो एक ही है, दिमाग एक ही है, जब एक चीज को ही प्रेजेंट किया जा रहा है, एक ही आइडिया को प्रेजेंट किया जा रहा है और वो सेंटर से शुरू होता है, उसको माइंड मैप का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है? दैट इज व्हाट वी कॉल माइंड मैप। लेकिन जब ये चीज ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चलती है और बहुत सारे कंसेप्ट, मोर देन वन कंसेप्ट की बात की जाती है, मोर देन वन कॉन्सेप्ट की बात की जाती है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? दैट इज व्हाट वी कॉल कॉन्सेप्ट। उसको क्या नाम दे दिया जाता है? उसको नाम दिया जाता है कॉन्सेप्ट मैप। इसका नाम दे दिया जाता है, उसको हम कॉन्सेप्ट मैप का नाम दे देते हैं। उसको हम किसका नाम दे देते हैं? कॉन्सेप्ट मैप का नाम दे देते हैं। क्लियर है? किसी को इस बात में कोई दिक्कत? बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे। कॉन्सेप्ट मैप का मीनिंग समझ आ गया? काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तरीके से चल रहे हैं, तो उसको कॉन्सेप्ट मैप बोल दिया जाता है। और अगर कोई चीज सेंटर से शुरू हो रही है और एक ही चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? माइंड मैप। याद कैसे रख सकते हैं? तो माइंड सेंटर में होता है और दूसरा माइंड एक ही चीज, माइंड एक ही होता है, तो माइंड मैप में हम एक ही आइडिया को डिस्कस करते हैं। किसी को इस बात में कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते। देखो मेरे को मत बताओ, जिसने जाना चाहता है मेरे को मत समझाए। सपोर्ट सिस्टम फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बच्चों की लर्निंग प्रोसेस को किस तरीके से कौन कौन सी चीजों के थ्रू सपोर्ट किया जा सकता है? एनालाइज स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। अगर मुझे पता होगा बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है, अगर मुझे पता है कि बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है, तो मैं उनकी परफॉर्मेंस को सुधार सकता हूं। यस सर, बिल्कुल सुधार सकते हो। आइडेंटिफाइंग इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज का मतलब क्या हुआ कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज ऐसी जो बच्चों को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज की जा सकती है, और उसमें से बेस्ट कौन सी, उसमें से बेस्ट कौन सी, बच्चों के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है, बेस्ट इंस्ट्रक्शनल टूल कौन सी। असेस टीचर नॉलेज। कई बार टीचर को अपनी नॉलेज को भी असेस करना पड़ता है, उसको ये देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे तो पढ़ रहे हैं लेकिन मैं ही पढ़ा नहीं पा रहा, मैं ही बच्चों को समझा नहीं पा रहा, है ना, मैं ही नहीं समझा पा रहा हूं, कहीं मुझे तो और इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है ना, कहीं मेरे एंड से तो कोई गलती नहीं हो रही ना।
कहीं मेरे एंड से तो कोई मिस्टेक नहीं हो रही, तो मेरे एंड से मिस्टेक हो रही है तो भाई उसको मुझे ही सुधारना पड़ेगा। दैट इज टीचर की नॉलेज। देन आता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशन में चीजों को बढ़ाना, मतलब किसी भी फील्ड में हो, अगर आप प्रोफेशनल एथिक्स को इस्तेमाल करोगे तो आप उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, देखो इसके अंदर क्या है, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड में आपने एक ही चीज याद रखनी है जो हम स्कूल टाइम पे पढ़ते थे, चॉक एंड टॉक। चॉक एंड टॉक होता था, एक ही मेथड होता था, बस आपको सामने फटाफट से लिखवाया जाता था, आप लिखते रहते थे, कॉपी भरते रहते थे, कोई उसमें कोई इनोवेशन नहीं, कोई उसमें कुछ नया तरीका नहीं, कोई न्यू थिंकिंग नहीं है, वही पुराना 100 साल से जो चीजें चलती आ रही हैं, जो 100 साल से चीजें चलती आ रही हैं, वही सारी चीजें इस कोर्स सिस्टम का हिस्सा बनती रहती हैं। लेकिन जैसे इसमें आता है लेक्चर मेथड, ठीक है, लेक्चर के फायदे और नुकसान आप लोगों को पता ही है, इसको पढ़ना हुआ तो पढ़ सकते हो। लेक्चर के आज के टाइम पर नुकसान है, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, तो हम कन्वेंशनल मेथड्स का इस्तेमाल लगातार नहीं कर सकते, है ना? कन्वेंशनल मेथड्स का इस्तेमाल हम लगातार नहीं कर सकते, हमें मॉडर्न मेथड्स पे शिफ्ट होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें मॉडर्न मेथड्स पे आना पड़ेगा, हमें डिजिटल बोर्ड पे शिफ्ट होना पड़ेगा, हमें टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर हम इस पे शिफ्ट होंगे तभी हम आज के टाइम के अकॉर्डिंग बच्चों को सिखा पाएंगे। अगर आज भी हम वही चौक और टॉक लेक्चर देते रहेंगे तो फिर चीजें हिसाब से नहीं काम करेंगी। दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, ये है वो क्या कर देगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। अब मॉडर्न मेथड में क्या क्या होता है, वही प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच, लोगों को प्रॉब्लम्स के प्रति बताया जाए कि क्या ये हमारी जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सही किया जा सकता है। टीम बेस्ड लर्निंग, टीम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, कैसे लोग ग्रुप में रह के आगे बढ़ सकते हैं। स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, छोटे छोटे ग्रुप बना के किस तरीके से डिस्कशन की जा सकती है। फ्लिप्ड क्लासरूम प्रोजेक्ट, फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब होता है जब आप क्लासरूम में होने वाली एक्टिविटीज घर से करने के लिए बोलते हो और घर से करने वाली एक्टिविटीज क्लासरूम में करने को बोलते हो। दैट मीन्स होमवर्क घर से करने को बोलते हो और घर का काम होमवर्क में देते हो। वीडियो देखने के लिए घर से बोलते हो और जो घर में से काम करने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला जाता है उसको क्लासरूम में करते हो। तो ये किसका पार्ट बनता है, ये मॉडर्न अप्रोच बनता है। ये होता है फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब वो एक्टिविटीज जो घर से करनी है वो घर से करके आओगे, फिर उसको आप यहाँ पर क्लास में आओगे और उसके बाद कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म। समझ रहे हो ना, फ्लिप का मतलब यही हुआ, फ्लिप कर देना, चीजों को चेंज कर देना। क्लासरूम में होने वाले सारे काम घर से करने को बोल दिए, क्लास वर्क होमवर्क में दे दिया और होमवर्क है वो घर से क्लासरूम में कर, वो ऑपोजिट कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया है हमने, इस चीज को क्या कर दिया बेटा, चेंज कर दिया। इसको बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड। देन आ जाता है पीयर असिस्टेंट लर्निंग। पीयर असिस्टेंट लर्निंग का मतलब होता है जब आप अपने दोस्तों से सीखते हो क्लासरूम के अंदर, होता है ना क्लासरूम में जब हम अपने दोस्तों, पीयर का मतलब होता है जो आपके साथ आपके लेवल पे काम करता है, सेम लेवल पे काम करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, पीयर असिस्टेंट लर्निंग बोलते हैं। पीयर असिस्टेंट लर्निंग बोलते हैं। तो सहपाठी से सीखा जाता है, ये भी आज के टाइम पर एक नया तरीका है, क्लासमेट से सीखना, दोस्तों से सीखना। अब इसमें क्या फर्क पड़ता है, इसमें क्या दिक्कत है, सॉरी क्या फायदा है। कई बार कुछ चीजें होती है जो हम अपने टीचर से नहीं सीख पाते, आर्ट हैं या नहीं यार मेरे को टीचर से नहीं सीख, तो दोस्तों तू सिखा दे यार। तो पीयर असिस्टेंट लर्निंग को इस वजह से प्रमोट किया जाता है क्योंकि आप अपने दोस्तों से तो बड़े आराम से रिलैक्स होकर बात कर सकते हो, लेकिन टीचर से शायद आप उतना रिलैक्स होकर बात नहीं कर पाते, टीचर से उतनी डिस्कशन नहीं कर पाते जितना आप क्लासरूम में बच्चों से कर पा रहे हो। तो ये पीयर असिस्टेंट लर्निंग हो गया जिसमें आपके दोस्त आप लोगों को सिखा रहे हैं। देन आता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। आज के टाइम पर तो आप लोग ऑनलाइन पेपर देते हो तो वो सीबीटी के थ्रू ही होता है। नई अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं, जल्दी रिजल्ट आ जाता है, कैंडिडेट्स की रीच है वो बड़ी इंक्रीज हो गई है, लॉजिस्टिक्स स्ट्रीमलाइंड हो गए हैं, मतलब चीजें अपने आप सिस्टमैटिक। समझ रहे हो ना, हमारे टाइम पे हमारा रिजल्ट 4.5 महीने के बाद आया था। कैन यू इमेजिन, पेपर को तब तो कुछ इतना इंटरनेट भी नहीं होता था, तो हमें पता भी नहीं चलता था कि रिजल्ट कब आएगा कब नहीं। हमारा रिजल्ट 4.5 महीने के बाद आया था पेपर देने के बाद, मतलब अगले पेपर के फॉर्म भी निकल चुके थे, सब हो चुका था, तब मैनुअल होता था चीजें, इस वजह से। तो ये आप लोगों का सीबीटी मोड की कुछ बातें हैं जिसके अंदर हम अलग अलग तरीके के टेस्ट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को इस बात में कोई दिक्कत? लीनियर टेस्ट, लीनियर का मतलब होता है जब एक ही तरीके का टेस्ट सब लोगों को दे दिया जाता है। एक टेस्ट है, सारे बच्चे उसी टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं। लीनियर का मतलब समझ रहे हो ना, लीनियर का मतलब एक सिंगल टेस्ट है, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल हर बच्चे को दिया जा रहा है और बच्चा उसी को परफॉर्म करेगा। लीनियर मतलब सेम लेवल।
लेकिन अडेप्टिव टेस्ट का मतलब होता है हर बच्चे को उसके लेवल के अकॉर्डिंग टेस्ट दें। Here the computer select the range of question based on individual preference level, performance level. बच्चे की जैसी परफॉर्मेंस है उस तरीके के सवाल बच्चे के सामने आएंगे, समझ रहे? मतलब लीनियर का मतलब हुआ सेम लेवल, हर किसी को सेम लेवल के सवाल पूछे जाएंगे, और अडेप्टिव का मतलब हुआ डिफरेंट लेवल, डिफरेंट लेवल, डिफरेंट लेवल। हर बच्चे को उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग टेस्ट आता है और बच्चा उसके अकॉर्डिंग क्या करने की कोशिश करता है, आंसर करने की कोशिश करता है। अगर एक ही टेस्ट है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लेवल, हर बच्चे को वही टेस्ट परफॉर्म करने को मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर टेस्ट। और अडेप्टिव टेस्ट कौन से होते हैं कि अडेप्ट करेगा, वो सिस्टम देखेगा कि अच्छा इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो इसको इसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस है वो दिखाए जाएंगे। इस बच्चे को इसकी परफॉर्मेंस वाले सवाल ही दिखाए जाएंगे, उसके अलावा और कोई सवाल इसको नहीं दिखाया जाएगा। जैसे हमारा पेपर है वो लीनियर है, क्योंकि रिस्पेक्टिव ऑफ आप कहां से हो, कौन से सब्जेक्ट से हो, आपको एक ही पेपर आता है, पेपर 1। लेकिन अडेप्टिव हमारे इसमें नहीं, हमारे इस केस में अडेप्टिव नहीं। कंप्यूटर बेस से फायदा क्या है, वही एडवांटेज डिसएडवांटेज है, सिस्टम इंटीग्रेशन होती है, यूनिट टेस्टिंग हो सकते हैं, ऑपरेशनलाइजेशन या मेंटेनेंस होता है। तो ये सब जो भी एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाता है वो भी आपका क्या होता है, इसको भी आप सीबीटी बोलते हो। अभी तो कुछ ही एग्जाम है जो क्या बोलते हैं ऑफलाइन रह गए हैं, लेकिन तकरीबन समझ लीजिए कि इंडिया में 80% तक एग्जाम है वो ऑनलाइन में शिफ्ट हो चुके हैं लगभग। बड़े बड़े एग्जाम लगभग यूपीएससी वगैरह को छोड़ दो, लेकिन क्योंकि उसका नेचर ऐसा नहीं है तो वो ज़्यादातर ऑफलाइन ही चल रहे हैं यूपीएससी वाले। बाकी जो लगभग सारे पेपर हैं वो ऑनलाइन आ चुके हैं। ऑनलाइन के थ्रू ही क्या किया जाता है, बच्चों की जो सिलेक्शन है वो ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू ही होती है। किसी को इस बात में कोई दिक्कत, किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लीजिए। हाँ, जो स्टेट सेट वगैरह के एग्जाम है वो भी ऑनलाइन, वो भी ऑफलाइन ही होते हैं, वो भी ज़्यादातर आपके ऑफलाइन ही होते हैं, है ना, ऑफलाइन ही होते हैं। बताइए किसी को कोई डाउट? अब इनको कोई डाउट भी नहीं आएगा, है? अब इनको कोई डाउट भी नहीं आएगा, अगर होगा भी तब भी इनकी बोलने की हिम्मत नहीं होगी, है ना, तब भी इनकी बोलने की हिम्मत नहीं होगी। ये डीआई की क्लास में करवाएंगे बेटा, अभी शुरू करेंगे कुछ दिन के बाद आपकी प्रैक्टिस क्लासेस। चलिए, दैट्स ऑल, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कल तक इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि कल हमें